भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत उन शूरवीरों के चेहरे आते हैं जो हमेशा आगे रहकर लड़े। लेकिन आज हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। इस चर्चा में हम उस महान क्रांति के पीछे काम करने वाले एक ऐसे मास्टरमाइंड की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी रणनीति तैयार कर रहा था। एक ऐसा अचूक रणनीतिकार जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा ही तय कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब भी हम भारत के सबसे मशहूर क्रांतिकारियों को याद करते हैं तो क्या हम उस दिमाग को भी याद करते हैं जिसने पूरी बिसात बिछाई थी। अक्सर इतिहास किसी भी आंदोलन के सिर्फ करिश्माई चेहरों को याद रखता है, लेकिन वो जो असली रणनीतिकार होते हैं ना, जो पर्दे के पीछे से एक एक चाल चलते हैं, वो कई बार गुमनामी में रह जाते हैं। आज हम उसी गुमनामी के पर्दे को हटाने वाले हैं। अब ये फैक्ट सुने, शायद आपको यकीन ना हो। कुख्यात लाहौर षड्यंत्र केस में जब ब्रिटिश सरकार ने 27 लोगों को आरोपी बनाया था, तो जानते हैं आरोपी नंबर 1 कौन था? वो भगत सिंह नहीं थे। जी हाँ, आरोपी नंबर 1 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था उनके सबसे करीबी कॉमरेड सुखदेव थापर को। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस आंदोलन में उनकी असली अहमियत क्या थी। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इन दोनों महान क्रांतिकारियों की भूमिकाएं बिल्कुल एक दूसरे की पूरक थीं। एक तरफ थे भगत सिंह, जो इस आंदोलन का एक बेहद करिश्माई चेहरा थे, जो जनता के दिलों में आग लगा देते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे सुखदेव थापर, उस पूरे आंदोलन के बौद्धिक वास्तुकार और संगठनात्मक जीनियस। सच कहूं तो उनके बिना वो बड़ी बड़ी योजनाएं शायद कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाती। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं। आखिर एक ऐसा जीनियस रणनीतिकार बनता कैसे है? उनके शुरुआती जीवन और उस माहौल को समझते हैं जिसने उनके अंदर इस विद्रोह के बीज बोए। 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में पैदा हुए सुखदेव ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। उनका पालन पोषण उनके चाचा लाला अचिंतराम ने किया, और पता है, उनके चाचा खुद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के जुर्म में 19 साल जेल में बिताए। जरा सोचिए उस घर का माहौल कैसा रहा होगा। बचपन से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर गहरा असर था, और उनकी निडरता का लेवल ये था कि एक छोटे से स्कूली छात्र के रूप में उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को सलाम करने तक से साफ मना कर दिया था। बिल्कुल पक्के विद्रोही। 1920 का वो दशक, वो दौर ही कुछ और था। पूरे भारत में युवाओं का एक बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा था। इसी उबलते हुए माहौल में सुखदेव लाहौर के नेशनल कॉलेज पहुंचे, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। ये कॉलेज राष्ट्रवाद की एक नर्सरी बन चुका था, और बस यहीं पर वो चिंगारी शोला बन गई जब सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। अब बात करते हैं उनके विचारों की। सिर्फ अंग्रेजों को भगाना ही काफी नहीं था, सवाल ये था कि उसके बाद कैसा देश बनाना है। यहीं पर सुखदेव की वैचारिक गहराई सामने आती है। साल 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होती है। यहाँ सुखदेव और भगत सिंह ने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने अपने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ना उनके गहरे मार्क्सवादी अध्ययन और एक नए भारत के विजन का सीधा ऐलान था। जरा संगठन के इन मूल सिद्धांतों पर नजर डालिए। ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सुखदेव की लड़ाई सिर्फ गोरे अंग्रेजों को बाहर निकालने तक सीमित नहीं थी। वो सिस्टम बदलना चाहते थे। उनका असली मकसद था पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ना और एक ऐसा समाज बनाना जहां इंसान इंसान का शोषण ना कर सके। वो पूरी तरह से एक समान समाज के विजन पर काम कर रहे थे। अब HSRA की पंजाब इकाई को संभालना कोई आसान काम तो था नहीं। पुलिस हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, इसलिए सुखदेव ने बड़ी चालाकी से कई उपनामों का इस्तेमाल किया। कभी वो ग्रामीण बन जाते, कभी किसान, कभी गंवार, तो कभी स्वामी। वो एकदम सादा जीवन जीते थे, किसी को शक भी नहीं होता था, लेकिन उनकी रणनीतियां हमेशा ब्रिटिश खुफिया तंत्र से 2 कदम आगे ही रहती थीं। विचारधारा तो तय हो गई, लेकिन अब इसे एक्शन में कैसे लाना है? यहीं पर एंट्री होती है सुखदेव की, एक डायरेक्टर के तौर पर, जो इस क्रांति की एक एक चाल को किसी शतरंज के खेल की तरह सेट कर रहे थे। दिसंबर 1928 में JP सॉन्डर्स की जो हत्या हुई, वो गुस्से में लिया गया कोई अंधा फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। लक्ष्य था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना, ब्रिटिश सत्ता के गुरूर को तोड़ना, और सबसे जरूरी बात, इस एक्शन के जरिए सोई हुई भारतीय जनता को जगाना। ये एक बहुत ही सधी हुई राजनीतिक चाल थी। उनकी इस शानदार दूरदर्शिता को आप उनके ही शब्दों में समझ सकते हैं। अपने साथियों को लिखे एक पत्र में सुखदेव ने कहा था, हमारा उद्देश्य क्रांतिकारी आदर्शों को प्रेरित करना था, और ऐसे आदर्श उस व्यक्ति के मुंह से अधिक महिमा मंडित लगते हैं जो अपने उद्देश्य के लिए फांसी पर चढ़ गया हो। मतलब उन्हें पूरी तरह से क्लैरिटी थी कि अपनी बात को हमेशा के लिए अमर करने के लिए उन्हें शहादत देनी ही होगी। ये कोई आम सोच नहीं है। और फिर आता है अप्रैल 1929 का ऐतिहासिक केंद्रीय असेंबली बम कांड। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, ये काले कानूनों के खिलाफ एक जोरदार आवाज थी।
उन्होंने जानबूझकर कम ताकत वाले बम बनाए ताकि किसी की जान न जाए। उनका मकसद सिर्फ बहरों को सुनाना था और इसके बाद भागने के बजाय जानबूझकर अदालत में अपनी गिरफ्तारी देना उनकी सबसे बड़ी योजना का हिस्सा था। और यहाँ सुखदेव की रणनीतिक प्रतिभा अपने चरम पर दिखती है। संगठन बिल्कुल नहीं चाहता था कि असेंबली में भगत सिंह जाएं, क्योंकि सॉन्डर्स केस की वजह से उनकी गिरफ्तारी का मतलब था सीधे फांसी का फंदा। लेकिन ये सुखदेव ही थे जो अड़ गए। उनका मानना था कि अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल करना है और संगठन के उद्देश्यों को जज और प्रेस के सामने भगत सिंह के करिश्मे और स्पष्टवादिता से बेहतर कोई और नहीं रख सकता। ये एक बहुत ही भारी लेकिन मास्टर स्ट्रोक फैसला था। और अब हम इस कहानी के सबसे मार्मिक और आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ सर्वोच्च बलिदान था। घटनाओं की रफ्तार देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या, 1929 में असेंबली में बम फेंकना और मुकदमे की शुरुआत, 1930 में जेल के अंदर वो ऐतिहासिक भूख हड़ताल और फिर 1931 में फांसी। इस पूरे बवंडर के बीच लाहौर षड्यंत्र केस में आरोपी नंबर 1 के रूप में सुखदेव ही थे, जो इस पूरी क्रांतिकारी टाइमलाइन को एक धागे में पिरोए हुए थे। जेल की सलाखों और यातनाओं ने भी इनका हौसला नहीं तोड़ा। अंदर भी लड़ाई जारी थी। उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल कर दी। मांग क्या थी? कि उन्हें आम अपराधियों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए। इस एक भूख हड़ताल ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी और पूरे देश को बाहर एकजुट कर दिया। 23 मार्च 1931, वो दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब तीनों दोस्त फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे तो जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले फंदे पर कौन जाएगा, और बिना एक पल गवाए सुखदेव आगे आए और बोले, मैं सबसे पहले जाऊंगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो। 3 जिगरी दोस्त और उनमें से वो स्वेच्छा से मौत को सबसे पहले गले लगा रहे थे। और ये सब हमें बताता है कि उनका वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सुखदेव की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। दिल्ली का प्रतिष्ठित शहीद सुखदेव कॉलेज हो, लुधियाना का बस टर्मिनल, या फिर वो शहीद दिवस जो हम हर साल 23 मार्च को पूरे देश में मनाते हैं। ये देश आज भी उनके उस मास्टरमाइंड दिमाग और बलिदान का ऋणी है। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतिहास आखिर अपने नायकों को चुनता कैसे है? जब हम आगे रहकर लड़ने वाले चेहरों को नमन करते हैं तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन वास्तुकारों को, उन रणनीतिकारों को भी उतनी ही शिद्दत से याद रखें जिन्होंने उस बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया? अगली बार जब भी आप आज़ादी की बात करें तो इस गुमनाम रणनीतिकार सुखदेव थापर को जरूर याद कीजिएगा। यही हमारी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए